नमस्कार, मैं वैशाली गुंड श्रीमंती ये विचार मालिके में आप सब सहेलियों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं जिनसे बातचीत करने वाली हूँ वो सोलापुर की सुकन्या है, डॉक्टर पद्मावती। मैं उनसे बातचीत करने वाली हूँ। हर एक सवाल जो आपके और मेरे मन में है वो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाली हूँ। स्किन डिसीज से लेकर हेयर प्लांटेशन तक और मधुमेह, पीसीओडी, बंधत्व से लेकर हर एक बच्चों के सफ़ेद होने वाले बालों तक, हर सवालों का जवाब आज हम इनसे लेंगे। नमस्ते डॉक्टर पद्मावती जी। नमस्ते। मुझे मालूम नहीं है मैं हिंदी बात कर सकूंगी या नहीं, लेकिन मेरी भावना ये वीडियो जब लोग देखेंगे वहाँ तक शायद पहुँच जाएंगी। बॉडी लैंग्वेज से लेके फीलिंग से लेके ये समझ सकते हैं। कोशिश यही करूँगी कि मैं मराठी बात करने वाली लड़की हूँ और हिंदी में बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा। आपकी बहुत सारी यादें शोलापुर में है। आप 2 दिन के लिए शोलापुर में आए हो, हमने आपको पकड़ लिया और वीडियो में कैप्चर करने के लिए सबके सामने लाई हूँ। बचपन से लेके जवानी तक, एजुकेशन से लेके कर्नाटक के स्थित होने तक आपका जो प्रवास है, वो जो जर्नी है, वो हमारी सब सहेलियों के साथ आप शेयर करें। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे आपके इंटरव्यू में बुलाया। ठीक है, मैं शोलापुर में अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी हूँ। हमेशा मैं टीचर की बहुत लाडली थी, बहुत ही लाडली थी। मुझे क्रिकेट का मैच का वो बहुत शौक था। क्लास के 2 पीरियड में जो 2-3 मिनट एक टीचर जाएंगे और दूसरे आएंगे, वो टाइम तक मैं फट से प्रिंसिपल चैम्बर तक घुस के वो स्कोर देख के आती थी। शारजा कप और ऐसे वो बोर्ड पे फट 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 लिख के आती थी। और रंगोली में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो उसके बाद 11 एंड 12 स्टैंडर्ड में मैं वालचंद कॉलेज की स्टूडेंट थी। मैथ्स मुझे बचपन में ही पता चला कि बहुत ही खराब है मेरा मैथ्स, ठीक बिल्कुल नहीं है। तो मैंने जियोलॉजी सब्जेक्ट अडॉप्ट किया और मुझे एडमिशन एक्चुअली मेरे मार्क्स के लिए एमबीबीएस तक भी एडमिशन मिल सकती थी। मेरा सरनेम पानगांवकर है, तो वो पी आने के अल्फ़ाबेटिकली पी आने के वजह से आई कुड नॉट गेट एडमिशन। ए, बी और सी के कुछ लोगों को मिल गई, मतलब मेरे मार्क्स के लोगों को एमबीबीएस को एडमिशन मिल गई, लेकिन मुझे नहीं मिली बिकॉज आई वाज इन वेटिंग फॉर 138 नंबर था। सो मुझे जब मैं वालचंद कॉलेज से आती थी साइकिल से, वो टाइम पे मुझे बहुत रोज़ मैं वो कॉलेज देखती थी, बीएम मेडिकल कॉलेज, ये मेरा कॉलेज है ऐसा मुझे लगता था। और इतना मेरा सपना ऐसा बहुत चक्काचूर जैसे हो गया कि मुझे एडमिशन नहीं मिली, एमबीबीएस को एडमिशन नहीं मिली। फिर बीएमएस को आई। एक्चुअली मैं बीएमएस को आई तो मेरा को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग सेल, टिश्यू ये सभी पढ़ के आते हैं 11 एंड 12 स्टैंडर्ड में, और यहाँ आके आत्मा, पंचमहाभूत, इंद्रिय, टोटली आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स आर वेरी डिफरेंट। इंटरेस्टिंगली मैं आपको और एक बताना चाहती हूँ कि आप तो जर्नलिज्म किया है आपने, मुझे 10th स्टैंडर्ड के बाद एक्चुअली आर्ट्स को ही जाना था। मुझे संस्कृत सब्जेक्ट में अच्छा था। और स्कूल लाइफ में मुझे याद है कि जब मेरे निबंध रहते थे, जो एसे रहते थे मराठी के, तो सभी टीचर्स हरि भाई के मेरे निबंध सामयिक और वार्षिक, मतलब फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकंड फाइनल वाली, वो वहाँ पे बड़ा बड़ा ये आता है ना कि क्वेश्चन कि निबंध, तो वहाँ पे मैं लिखने के बाद जो हमारे पेपर लेके कोई टीचर्स आते थे, तो मेरे रोल नंबर से पहले मेरे पेपर लेके वो लोग पढ़ते थे। या इन बिटवीन मुझे कभी, आज ही मैं मम्मी को बता रही थी कि इन बिटवीन कभी कभी मेरे स्कूल के टीचर्स बुलाते थे ऐसे ही, हमारा क्लास इधर चलता था, तो कभी कभी अगर ऑफ पीरियड है तो मुझे बुलाते थे और वो शब्द कोड़े पजल्स रहता है ना, वो देते थे और टाइम देते थे मुझे कि इतना तुमको ये सॉल्व करना है। और मैं आज इतना अचरज कर रही थी, आज जब बहुत दिन के बाद मैंने वो ये किया, तो मैं उससे टेंशन तो आता था क्योंकि सभी टीचर्स थे, देखते थे, लेकिन उसके पहले ही मेरा सॉल्व हो जाता था। तो एक्चुअली मुझे आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन ये किसी ने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं साइंस को आई। फिर मुझे एमबीबीएस का सपना था, वो भी पूरा नहीं हुआ, तो बीएमएस को मैं एक्चुअली डिप्रेशन में, ये क्यों आई मैं ये कोर्स को, ऐसे सभी भी लगा था। लेकिन फाइनल ईयर में मुझे अचला कुलकर्णी बोल के एक मैडम थी, तो वो हमेशा
बोलती थी कि आयुर्वेदा से इतना अच्छा हो सकता है, इतना अच्छा हो सकता है, मैंने इतने पेशेंट्स अच्छे किए, इतने अच्छे किए। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी वो लास्ट ईयर स्वर्गवासी हो गई। तो हम लोग क्या करते थे कि लिख लेते थे, कितने बार टीचर ने बोला कि ये पेशेंट अच्छा हुआ, और हमें लगता था कि मैडम झूठ बोल रही है। लेकिन जब हम ओपीडी को रहते थे तो सच में इट वाज टैलिंग, और पेशेंट के रिलेटिव वो सभी भी बहुत अच्छे से बोलते थे। और वो टाइम अभी जैसा इतना मेडिकल की टेक्निकल फील्ड इतना आगे नहीं गया था, तो इतने स्कैन वगैरह इतने कॉमनली नहीं होते थे, लेकिन पेशेंट में बहुत फ़र्क हमें दिखता था, मतलब वो एज को भी दिखता था। मतलब वो टाइम हमारा तो बीएमएस फाइनल ईयर या इंटर्नशिप, वो टाइम भी बहुत अच्छे से दिखता था। मेरे कॉलेज का बहुत अच्छे से योगदान है। आज भी मुझे जो भी मैं मेडिसिन प्रिपेयर करती हूँ, तो हम लोगों को ये शेठ गोविंद जी राव जी आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो है हमारा, जिसको बागेवड़ीकर हॉस्पिटल बोलते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को जो लोग प्योर आयुर्वेदा करते हैं तो एकदम मिनिमल कॉस्टिंग में वो लोग मेडिसिन प्रिपेयर करके देते हैं। मतलब हम एक प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसका मशीन टैबलेटिंग रहने दो। मैं रहती हूँ हुबली में, कर्नाटका में, तो वहाँ पे टैबलेट्स ऐसे ड्राई नहीं होते, वो क्लाइमेट की वजह से फंगस विंगस आ जाता है। सोलापुर की हवा ड्राई है, तो हम लोगों को टैबलेटिंग करके वो देते हैं। और इसमें मेरे को मेरी बहन, मेरे पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं, या मेरे बहन का बेटा रजत है, वो बहुत हेल्प करता है कि टू मेडिसिन मेरे तक पहुंचाने के लिए। तो शोलापुर में हमें क्या हुआ, नाड़ी परीक्षा का बेस मुझे यहाँ पे हो गया, नाड़ी परीक्षा का एक बेस हो गया। और अभी उसका फ़ायदा मुझे आज तक इतना हुआ है कि मैं पेशेंट को ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आके आंखें बंद करके शांत बैठने को बोलती हूँ और नाड़ी परीक्षा करवा लेती हूँ। और मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उनको, तो उनको आश्चर्य लगता है कि डॉक्टर के पास अभी हमने कुछ बात भी नहीं किया, रिपोर्ट्स भी नहीं देखे, फिर भी डॉक्टर 70% तक मुझे जो हो रहा है उसको मालूम पड़ रहा है। उसका बेस सोलापुर में था। तो बीएमएस मेरा हो गया सोलापुर में, तो मैं 4th टॉपर थी शिवाजी यूनिवर्सिटी की। उसके बाद मुझे अदर स्टेट कोटा में एडमिशन मिल गई। तो मेरे तब तक तो मेरी शादी हो चुकी थी इंटर्नशिप में। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, 4-5 ऑप्शंस थे मुझे, ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका, तो उनके ऑप्शंस थे, तो उन्होंने हुबली कॉलेज सिलेक्ट किया। मैं हुबली कॉलेज को हो गई। कितने साल की प्रैक्टिस है ये क्षेत्र में आपकी? एक्चुअली मेरा 97 में मेरा पीजी का एडमिशन हो गया। ऑन पेपर मेरा 2000 में ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन मेरी आफ्टर एडमिशन मेरी प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सभी करके आई कुड नॉट अटेंड द कॉलेज फॉर 2 years। तो ये करके मुझे 2002 में मैं पीजी मेरा कंप्लीट हुआ। एंड दैट टाइम एक्चुअली मेरा थीसिस जो था, मेरा एक स्वभाव है कि जो है मैं वो बोल देती हूँ या मैं वो रिपोर्ट करती हूँ। ये प्रैक्टिस मुझे मेरे पेरेंट्स की वो धरोहर है, तो जो जैसा है ऐसे कर लेती हूँ। तो मैंने मेडिसिन्स खुद से बनाए थे, और मैंने सच में हर पेशेंट का क्लिनिकल ट्रायल बहुत ही सिंसियरली किया था। फिर भी मुझे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए क्लिनिकल ट्रायल्स में, मतलब रिजल्ट्स नहीं मिलने के बराबर था। रादर देन तो मुझे कैसे करना है, ये ऐसे ही सबमिट किया तो थीसिस रिजेक्ट होने की बहुत सी संभावना थी। ऐसे हमेशा ये देखा जाता है कि जो भी तुम्हारा थीसिस है या तुम्हारा जो डाटा पब्लिकेशन है, वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देना है आपको, मतलब वो सबमिट करना है। एंड दिस ट्रीटमेंट इज़ वेरी गुड फॉर दिस, ऐसे रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट ऐसा देना रहता है, मतलब यूजुअली ऐसा दिया जाता है। मेरा थीसिस पॉजिटिव नहीं है, जो मुझे रिजल्ट्स आए मैंने एज इट इज़ पुटअप किए। तो बहुत डर था कि मतलब कुछ सीनियर्स को बहुत ये था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए निगेटिव थीसिस। मैंने बोला क्या होगा आगे से, ऑलरेडी आई हैव लॉस्ट 2 years, और एक बार होगा तो शायद और एक बार मेरे को क्लिनिकल ट्रायल भी करनी पड़ सकती, तो करूँगी ऐसे। तो दे दिया। बस्ती मतलब पंचकर्मा का एकदम मतलब जिसको बस्ती आता है वो पूरा पंचकर्मा कर सकता है ऐसे। मतलब अगर आप गृहिणी, आपको बोलती हूँ मैं, अगर आपको पूरन पोड़ी आती है तो यू कैन मैनेज ऑल द किचन ऐसे। तो वो हिसाब से बस्ती अगर आता है, तो मेरे को वो था विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मेरा टॉपिक था।
तो वो दिया और मैंने एज इट इज़ वो थीसिस जैसे रिजल्ट्स आए वैसे सबमिट किया। एंड टू एवरीबडी सरप्राइज, टू माय सरप्राइज आल्सो, वो थीसिस को नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल मिल गया। क्या बात है। वो टाइम कॉन्फिडेंस आया कि हमें जो है, मतलब वो टाइम में छोटी भी थी ना, 2002 मतलब नहीं थी ये आयुर्वेद। इतनी छोटी होके भी इतना बड़ा काम कर लिया। बड़ा काम ऐसा नहीं, मेरा काम मैंने सिंसियर किया था वो टाइम, बस उतना। फिर मुझे हुबली में सेटल हो गए थे हम लोग, तो मुझे विवेकानंद हॉस्पिटल बोल के, यहाँ पे कैसे अश्विनी हॉस्पिटल है वैसा वहाँ पे विवेकानंद हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे उन्होंने वहाँ के जो चेयरमैन है उन्होंने ये दिया था, तुम प्रैक्टिस करो। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे क्लिनिक निकाल के दिया है, तो मैं आपके पास आके क्यों करूँ। तो मुझे पंचकर्मा का अगर आप थिएटर बना के देते तो मैं प्रैक्टिस करूँगी, जो बाकी लोग करते तो मैं वो नहीं करूँगी। वो टाइम एक्चुअली थोड़ा डर था कि पंचकर्मा का इतना एक्सपोजर नहीं, लेकिन मुझे अगर करना है तो कुछ ठीक अलग से करना है, ये मेरे दिमाग में था। और हमेशा मुझे एक वो आने तक के लिए मेरे पेरेंट्स का वो बचपन से द वे वी हैव बॉट अप वी बोथ सिस्टर्स की, तुम जो भी करो दुनिया से अलग करो और कॉन्फिडेंटली करो, प्रामाणिकता ना से करो। ये तो उनके 2-3 सेंटेंसेस ये थे, तो मैंने कर लिया। तो मैंने बोला सर आप यूनिट करवा दीजिए, पंचकर्मा का थिएटर करवा दीजिए, तब तक मैं भी जाके आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मैंने बोला आयुर्वेद की जो पंचकर्मा की काशी है वहाँ पे जाऊँगी। आर्यवेदशाला कोट्टेकल में गई, 100 डेज वॉरियर सर के अंदर काम करने के लिए लिख के, उनका परमिशन लेके डेट टाइम वेटिंग करके भी मुझे 3-4 महीने तक वेट करना पड़ा, और मैं गई वहाँ पे। 87th डे को वॉरियर सर ने बोला मेरे पास जो भी था सिखाने का हो गया है। तो मैं 87 डे आर्यवेदशाला कोट्टेकल, जो आयुर्वेद की काशी बोलते हैं, वहाँ पे मैंने पंचकर्मा का थरोली, म्हणजे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MD, आफ्टर गेटिंग गोल्ड मेडल, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई ओन थिंग। तो उसके बाद भी मुझे परफेक्शन के लिए मैं वहाँ पे गई। अभी फ़िलहाल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेक्चरशिप करते हो, या एक्चुअली वर्क क्या चल रहा है? और पंचकर्मा ये जो वर्ड है इसके बारे में हमें बताइए, और पंचकर्मा का फ़ायदा क्या है वो भी बताइए थोड़ा। अभी 2002 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलुरु से, और उसके बाद मुझे फट से जॉब लग गया। मैंने मेरे काय चिकित्सा मतलब मेडिसिन में लेक्चरशिप बोल के थी। 2002 जून से मुझे जॉब मिल गई, और मैं तब से अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। और 2009 से मैं गाइड फॉर MD पंचकर्मा हो गई हूँ। तो बहुत सारे थीसिस में पंचकर्मा से मुझे जो मेरे क्लिनिक में मैं जो मेडिसिन देती हूँ, अथर्व आयुर्वेदिक क्लिनिक बोल के हुबली में गोकुल रोड को मेरा क्लिनिक है, और मैं अभी प्रेजेंटली आयुर्वेदा महाविद्यालय हुबली में सीनियर प्रोफेसर हूँ पंचकर्मा विभाग की। और वहाँ पे मैं जो प्रैक्टिस में दवा बनाती हूँ, मैं बहुत सारी दवा बनाती हूँ। मेडिकेटेड घृत बोलते, घृत, तैल, हेयर पैक्स, फेस पैक्स, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रीम, जो वुंड्स का ठीक नहीं होता है, जिसको गैंग्रीनस वुंड रहते हैं उसको भी हम ठीक करवा लेते हैं। और उसके बाद डिफरेंट कषाय और टैबलेटिंग करवा देती हूँ। टैबलेटिंग ऑफकोर्स शोलापुर में टैबलेटिंग होके आता है, लेकिन मटेरियल मुझे बनाना पड़ता है। इवन जो पेशेंट को टॉन्सिल्स है और ऑपरेशन करने को जो बोलते हैं, उनको मैंने जो दवा बनाई है तो मैं पेशेंट को देती हूँ इतना छोटा सा बॉटल, और उनको बोलती हूँ ये आपके पास रखिए, और उसके पैसे इतना पूरा नहीं लगने वाला है, आपको थोड़ा सा आपको वापस देना पड़ेगा, और उसके पैसे मैं आपको दे देती हूँ बचे हुए। तो मैं पान के खाने का जो पान होता है बिटर लीव्स में, उसमें मैं वो डाल के देती हूँ पेशेंट को रोज। मैक्सिमम डोज उसका 8 ड्रॉप्स पर डे, इतने कम में। और 4 दिन में पेशेंट जो ऑपरेटिव के लिए प्लान किया रहता है टॉन्सिस का, उसकी टॉन्सिलेक्टोमी नहीं होती है। सभी मेडिसिन, इवन जो अल्कोहलिक पेशेंट है उनके लिए मैं अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन, जिसको हम आसवारिष्ट बोलते हैं, मैं खुद बनाती थी इतने दिन तक। अभी टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, तो वो बना के, जिसको संधान कल्पना बोलते हैं आयुर्वेदा में, वो मैं बना के देती थी। और पेशेंट को बोलती थी, जो वाइफ आती है, हस्बैंड वाइफ आते हैं, इनकी शराब की आदत छूटनी, मैंने बोला नहीं छोड़ना है,
जो मैं बना के दिया मेरा ब्रांड आपको लेना है, ये करके दे देती हूँ। तो मैं वो रास्ते में जाके उनका लिवर करेक्शन करती हूँ, क्या बात है। वो लेवल पे जाके। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए काम करती हूँ, स्किन का टेक्सचर अच्छा होने के लिए, हेयर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, पीसीओडी के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। और मैं आजकल जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पंचकर्मा थ्रू कर रही हूँ। मतलब मैं सोचती पंचकर्मा हूँ और प्रैक्टिस भी पंचकर्मा करती हूँ। और अभी मेरे पीजी स्टूडेंट भी सिर्फ पंचकर्मा से ही कैसे कर सकते हैं ये करती हूँ। पंचकर्मा मतलब बॉडी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें एक सर्जन क्या करता है कि इधर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये कट करके देगा। हम लोग पंचकर्मा के टिश्यू लेवल्स से, सेलुलर लेवल से जो टॉक्सिन्स है, ये टॉक्सिन्स क्यों जमा होते हैं? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, खाना पीना उल्टा पुल्टा आजकल हो गया है, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हो गई है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, और हमारा दिनचर्या ऋतुचर्या पहले जैसे हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, जो हमारी दादी नानी करती थी वो हिसाब से नहीं चल रहा है। तो वो हिसाब से जो शरीर में टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, स्ट्रेस की वजह से होते हैं, तो वो जो कहाँ तो जम जाते हैं। मैं पेशेंट तो वो निकालने का टिश्यू लेवल का जो काम है उसको बोलते हैं पंचकर्मा। अभी पेशेंट को मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि क्यों पंचकर्मा करवाना है। मैं रोज बोलती हूँ पेशेंट को, तुम्हारा घर तुम साफ रखते हो, झाड़ू फर्सी कर लेते हो, आप लेडीज है आपको ऐसे बोल, लेकिन आप 15 दिन में एक बार किचन का थरो क्लीनिंग करते हो और फिर भी गंदगी आती है, रोज का रोज साफ सफाई किया तो भी। वैसे शरीर के सेलुलर लेवल तक जाके डीप क्लींजिंग किया है क्या? नहीं किया है। आपकी गाड़ी है तो आप सर्विसिंग को देते हो, बॉडी आपकी हमारे पास दीजिए, हम आपको पूरा से अंदर वायु शुद्ध करके आपको बॉडी देते हैं। और जिस शरीर में शुद्धि है, जिस शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स नहीं है, वहाँ पे रोग के होने की संभावना नहीं है। तो पंचकर्मा की यूटिलिटी मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा ये बोलती हूँ, आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ व्यूवर्स को कि जब नई शादी होती है तो बिफोर गोइंग फॉर ए कंसेप्शन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड अंडरगो पंचकर्मा फॉर शरीर शुद्धि। उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, ओपीडी लेवल में भी पंचकर्मा हो सकता है। तो ये पंचकर्मा करके क्या हो जाएगा? शरीर शुद्ध हो जाएगा। शरीर शुद्ध हो जाएगा मतलब स्त्री बीज शुद्ध हो जाएगा, पुरुष बीज शुद्ध हो जाएगा। जब स्त्री बीज और पुरुष बीज शुद्ध है मतलब उनके फैमिली में मामा को, काका को, चाचा को, ऐसे किसी को भी ये है, डायबिटीज है, स्किन डिसीज है, एपिलेप्टिक है, ऐसे कोई भी वंश पारंपरिक तक जो जेनेटिकली ये करते हैं डिसीज के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ता है, हम बोलते हैं ना पापा को था, इससे मम्मी को था, तो ये सभी भी श्वेत्र मतलब ये ल्यूकोडर्मा व्हाइट पैचेस रहते हैं, वो सभी भी जो इनके शरीर में रहते हैं कहाँ ना कहाँ इसका ये रहता है हेरिडिटरी डिसऑर्डर। तो ये सभी शरीर, स्त्री शरीर और पुरुष शरीर शुद्ध हो गया तो स्त्री बीज और पुरुष बीज मतलब स्पर्म एंड ओवम वो एकदम एट द प्यूरेस्ट फॉर्म रहते हैं। तो इनका फ्यूजन होकर जब भी बच्चा पैदा होता है तो मेरे पास 100 पेशेंट्स का डाटा है कि जो जिन्होंने पंचकर्मा किया है और जिन्होंने नहीं किया है। तो मुझे ये 2 साल तक मैंने पेशेंट का ये फॉलोअप रखा और वहाँ पे मुझे ये मालूम पड़ा, मतलब कॉन्फिडेंटली अभी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो लोगों ने पंचकर्मा किया है उनके बच्चे बीमार ही नहीं पड़ते या बहुत कम बीमार पड़ते हैं, उनको पेडियाट्रिक के पास बार बार लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये पंचकर्मा का फ़ायदा है। आपने अभी बात करते वक्त ऐसा बता दिया कि हर एक योगा हर एक लेडी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से 1 साल में मैंने 2 कोर्स किए। एक तो कर्नाटक यूनिवर्सिटी ऑफ धारवाड़ से मैंने फॉरेन लैंग्वेज का जर्मनी का कोर्स किया, वहाँ पे भी मैं टॉपर थी। और साथ साथ में मैंने नेक्स्ट ईयर को एडवांस डिप्लोमा ऑफ योगा एंड आयुर्वेदिक का पुणे यूनिवर्सिटी से किया। तो वहाँ पे मुझे थरोली जाने के बाद ये पता चला कि योगा का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं, ये दोनों दिमाग में हर एक के दिमाग में है कि आयुर्वेद मतलब नो साइड इफेक्ट और योगा मतलब नो साइड इफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अगर आपका हर्निया का प्रॉब्लम है तो आप कपालभाति, भस्त्रिका ऐसे सभी भी नहीं करना है कि जिससे इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसे अगर आपको साइटिका प्रॉब्लम है, L4 L5 का प्रॉब्लम है, आपको डिसबल्जिंग है, तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है आपको, मतलब सूर्य नमस्कार आप नहीं डालना है आपको। ये नो वाले भी होगा पर्टिकुलर, लेकिन यूजुअली तो मैं मेरे क्लिनिक में क्या करती हूँ, पेशेंट उसकी हिस्ट्री उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही उसको जो सूटेबल योगा है वो करना है। पंचकर्मा का मतलब है बॉडी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, वमन, विरेचन, बस्ती,
रक्तमोक्षण और नस्य। तो आजकल जो पंचकर्मा में लोगों को ये भी अलर्ट करना चाहती हूँ कि आजकल जो पंचकर्मा है तो वो मशरूमिंग जैसे हो गए। ये नहीं, आपको देखना है कि डॉक्टर ये एमडी पंचकर्मा है क्या, और उन्होंने बस्ती कितने किए हैं, वमन कितने किए, वो डाटा आपको लेके ही उनके पास देना है। सिर्फ पंचकर्मा मतलब बॉडी मसाज एंड शिरोधारा, ऐसे रिलैक्सिंग थेरेपी, स्पा जैसा, दैट इज नॉट पंचकर्मा। पंचकर्मा मतलब अंदर से क्लींजिंग होना है। काल का बहुत, सीजन का बहुत फर्क पड़ता है। हम ऋतु अनुसार शोधन मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन वी विल सिलेक्ट पंचकर्मा फॉर नॉर्मल पर्सन ऑल्सो। और एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था कि मुझे कुछ बीमारी ही न हो, इसके लिए मुझे क्या करना है। मैं सिंपल बोलती हूँ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, आपको बीमार नहीं पड़ना है, और आपको आप तो आराम से स्नैक्स ऐसे बाहर का बहुत सारे खा लेते हो, तो पिंपल्स ये आपकी कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं ये माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, आप सिंपल पंचकर्मा थेरेपिस्ट देखना है। हमेशा श्रावण महीना, अभी जुलाई अगस्त में जाना है पंचकर्मा स्पेशलिस्ट के पास, वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे। उसके बाद आपको दसरा का टाइम, जहाँ पे हम शरद ऋतु बोलते हैं, वहाँ पे शारदीय विरेचनम ये एक पंचकर्मा है अकॉर्डिंग टू सीजन, जहाँ पे लूज मोशन थेरेपी दी जाती है। वो आपको करने से आपके ब्लड के और पित्त के सभी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। और उसके बाद साल में एक बार बच्चों ने 1 या 2 बार कंपल्सरीली ब्लड डोनेशन करना है, जिसको हम बोलते हैं रक्तमोक्षण, तो सिरावेद बोलते हैं। ये ऑटोमेटिकली हो गया तो आपका इम्प्योर ब्लड पहले ही विरेचन के वजह से निकल जाता है। और जो भी रक्तमोक्षण मतलब आप जो भी सिरावेद करके ब्लड डोनेशन करते हो, उसके बाद रिफिलिंग होता है। और ग्रीष्म ऋतु में एक बार मतलब गुड़ी पाड़वा के बाद, युगादि के बाद, जब नया साल चैत्र में शुरू होता है, वो टाइम आप एक बार ब्लड डोनेशन करवा लो। ये बच्चों कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। वात पित्त कफ ये 3 प्रकृति आपने बताई है। अभी मेरी प्रकृति कैसी है, मैं कैसे समझ सकती हूँ, या मेरे बच्चों की प्रकृति कैसी है, ये कैसे समझ सकती हूँ? हर एक बार तो नाड़ी परीक्षण नहीं हो सकता। नहीं, वो एक्चुअली आफ्टर BMS भी फट से डॉक्टर को नहीं मालूम पड़ता है कि नाड़ी परीक्षा। हाँ, प्रकृति के बारे में, जिसके बाल एकदम पतले से है और घने नहीं है, और जिनका ड्राई है, स्किन ड्राई है, वो एक्चुअली, और उनका शरीर यष्टि एकदम छोटा है, तो कमसीन बोलते हैं, वो लोग वात प्रकृति में आते हैं। पित्त मतलब एकदम गोरे गोरे, जिनको पसीना बहुत सारा आता है, धूप में जाके आए तो रेडिश स्किन होती है और एकदम शार्प रहते हैं, वो लोग रहते हैं पित्त वाले। कफ वाले हैं तो एकदम आराम से, मतलब ओबेसिटी इज डिफरेंट एंड कफ प्रकृति इज डिफरेंट। तो जो भूख बहुत टाइम तक सहन कर पाते हैं, और जिनको इजी लाइफ गोइंग अंदर से ही रहता है, बाल बहुत घने रहते हैं एंड पूरा फिगर अच्छे से मेंटेन रहता है, तो वो लोग हैं कफ प्रकृति के। तो उस हिसाब से भी मेडिसिन कैलकुलेशन करके, डोसेज कैलकुलेशन करके देना पड़ता है। कितने दिन का ये कोर्स रहता है? नहीं, प्रकृति ये है, ये भगवान की देन है। ये मुझे वात प्रकृति है बोल के ये पंचकर्मा ऐसे नहीं, तो हमें समझना है कि ये मेरी प्रकृति है, तो इस हिसाब से मुझे खाना पीना है। अगर वात प्रकृति के लोग हैं तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट खाना है, खट्टा खाना है, और मधुर आम्ल रस सेवन बोलते हैं हम लोग, और ऑयल मसाज ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, तो उनको जो वात प्रकृति के जो डिजीजेस वो नहीं होंगे। पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा कम ऑयली लेकिन स्वीट, तो दूध और खड़ी साखर मतलब शीत शर्करा वो लेना है, या विलायची जैसे ये लेना है, खस का शरबत लेना है, धूप को ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना है, तो उनको पित्त के विकार कम रहेंगे। कफ वाले हैं उन्होंने दिन में नहीं सोना है, स्वीट खाना नहीं है, हाई कैलोरी वाला नहीं खाना है, बहुत सारा व्यायाम करना है। तो ये लोगों ने इतना ही मेंटेन किया है, ऋतुनुसार पंचकर्मा कर लिया। मतलब वासंतिक वमन बोलते हैं, वसंत ऋतु मतलब अप्रैल महीने में अप्रॉक्सीमेटली वसंत ऋतु रहता है, वो टाइम पे वॉमिटिंग, इंड्यूस वॉमिटिंग थेरेपी वमन करवा लेंगे तो हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। शारदीय विरेचन जैसे मैं बता रही थी, तो हर व्यक्ति ने, स्वस्थ व्यक्ति ने ही अप्रोक्सीमेटली दसरा के बाद आता है वो जो पूर्णिमा, शारद पूर्णिमा जो आती है, वो अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन में अपने विरेचन करवा लिया तो अच्छा है। लेकिन पंचकर्मा मुझे करना है बोल के जाना नहीं है, सर मुझे क्या पंचकर्मा सूट होता है। और पंचकर्मा ये ऐसा नहीं है कि आज आप गए और कल ने आपको डॉक्टर ने टेबल पे ले लिया, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है।
अगर ऐसा कर रहा है तो आपको सोचना है कि वो डॉक्टर की ये भी सोच लेनी है, क्योंकि पंचकर्मा पहले आम पाचन रहता है, रुक्षण रहता है, मतलब बॉडी आपको पंचकर्मा लेने के लिए, पंचकर्मा यू नीड टू अंडरगो, उसके लिए बॉडी रेडी होने के लिए मिनिमम 1 मंथ का टाइम जाता है, मिनिमम 1 मंथ टाइम जाता है। तो फट से कोई पंचकर्मा टेबल पे आपको नहीं लेते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव है। नो, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, इन दिस वे इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव कि अभी मैं आयुर्वेद महाविद्यालय हुबली में काम करती हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली पर डे 500 अराउंड ऐसा खर्च होता है। बहुत 500 से 700 रुपये तक मैक्सिमम खर्चा हो जाता है विथ मेडिसिन। तो इतना भी कॉस्टली नहीं है, एक 10-15 दिन तक के लिए वो ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन अगर आगे के साइड इफ़ेक्ट वो सभी भी देखे तो ये खर्चा नहीं रहता है। यूजुअली होता क्या है कि हमारे पास फाइल्स लेके डॉक्टर के पास आते हैं, अननेसेसरी इतने टेस्ट करके आते हैं, तो पैसा लोगों का उधर ज़्यादा खर्च हो जाता है। रसायन के लिए पंचकर्मा अच्छा है। पंचकर्मा मतलब रसायन मतलब ये ट्रीटमेंट है कि आपको बुढ़ापा देरी से आता है, एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए पंचकर्मा है। अबव 40 अबव 35 हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वार्धक्य जो भी आता है, मतलब जो 60 एज में होना है, वो आपको 70-75 तक आएगा, एंड दैट इज ऑल्सो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर आप पंचकर्मा के लिए, मैं बोलती हूँ कि अगर आपने ईयरली एक 15-20 दिन का भी पैकेज लिया, पर डे अप्रोक्सीमेटली हर सेंटर में 500 से 800 रुपये तक का पर डे खर्चा आया, कितना खर्चा हो गया, और ये साल भर में अगर 20 दिन भी कर लिया तो उसका खर्चा जो आता है। और 40 के बाद जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या हाइपोथायराइडिज्म या मेनोपॉजल इश्यूज़ या बोन्स खराब होते हैं, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट रहती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैरालिसिस के होते हैं, उसका खर्चा अगर आप कैलकुलेट किए तो ये खर्चा कुछ भी नहीं है। पर डे 700-800 रुपये अगर कोई सेंटर में, उससे कम तक नहीं होता है, तो उतना खर्चा तो वो दवा बनाने में और वो ट्रीटमेंट देने के लिए आता है। तो पर ईयर 20 डेज इट इज़ नॉट दैट बिग डील, इन लैक्स टुगेदर विथ कॉम्प्लिकेशंस ये करने से अच्छा है, तो ये अच्छा है। दूसरा पंचकर्मा है वो वाजीकरण के लिए। वाजीकरण इज ऑल्सो आयुर्वेदा की अगेन सुपर स्पेशलिटी है, जहाँ इनफर्टिलिटी हम लोग देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेल इनफर्टिलिटी आती है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, सीमेन एनालिसिस मतलब स्पर्म काउंट जो अलग अलग कारण से एक पुरुष परफॉर्म नहीं कर पाता है, या अगर परफॉर्म किया तो भी उसका सीमेन क्वालिटी ठीक नहीं रहता है, एबॉर्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो टाइम आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो और आईवीएफ जैसे बड़े बड़े उपचार करते हो, और कभी कभी वो रिजल्ट्स जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स फल मिलता है, ये भी नहीं है। तो लोग हमारे पास ये भी करके आते हैं, ये टाइम वहाँ पे जो लैक्स टुगेदर होता है हमारे पास, तो मेरे पास तो एक 25-30-40 हज़ार में काम अच्छे से होता है। प्रेगनेंसी कंटिन्यू 9 महीने तक रहती है, एबॉर्शन चांसेस नहीं रहता है। हम लोग तो बच्चे का फर्स्ट बर्थडे तक माँ को अच्छे से स्तनपान दे के बच्चा हेल्दी वे से बड़ा करती है, तो ये भी पंचकर्मा की देन है, मैं ये समझती हूँ। हेयर फॉल्स के मैं अलग अलग पंचकर्मा फॉर कॉस्मेटोलॉजी, जो पिंपल्स रहते हैं कॉलेज के बच्चों को, पिंपल्स रहते हैं, टैन रहते हैं, गर्ल्स आते हैं, ब्रेस्ट प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ रहता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए, विरेचन, वमन, हम जो चाहिए बोल देते हैं वो करवा लेते हैं, और उसके बाद अलग अलग फेस पैक ऐसे अलग अलग लेप देते हैं, वो लगाने से या ऑयल लगाने से अच्छे से रिजल्ट्स मिल जाते हैं मुझे। पंचकर्मा ये क्या है अब तो ये मुलाकात में समझ में आ गया है, लेकिन अगर ये करियर अपनाते हैं कुछ स्टूडेंट या इसमें आने की कोशिश करते हैं, तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? ये सवाल का जवाब थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स ने एमडी पंचकर्मा का प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पंचकर्मा इज ए सर्जरी विदाउट कटिंग। तो पंचकर्मा के कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, तो जब तक बच्चों के पास पहले इंटरेस्ट बहुत रहना चाहिए, हार्डवर्क रहना चाहिए, और अलग अलग गुरु के पास जाके सीखने की
कोशिश और उतना पेशेंस रहना चाहिए। मेरा एमडी पंचकर्मा के होने के बाद भी मैं कुडाल शास्त्री से लेके नानल वैद्य के पास से लेके खड़ी वाले वैद्य के पास योगो जोशी, साउथ इंडिया में कृष्ण कुमार जी सर थे जो मोदी पंतप्रधान मोदी उनसे कोरोना के टाइम सभी पूछते थे, सलाह मशवरा करते थे। वहाँ से लेके मैंने नडिया से सेन गुप्ता सर के साथ से हर एक से मैंने ना ये किया। और मुझे जो एमडी के मेरे गाइड थे प्रशांत सर जो अभी मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो हर टाइम, ये भी एक ज़रूरी है कि आपको सपोर्ट रहना पीछे से बहुत ज़रूरी रहता है। विवेकानंद हॉस्पिटल में थी तो मेरे प्रेसिडेंट मुझे हमेशा कॉम्प्लिकेटेड केस ही देते थे और पद्मावती मैडम आप ये करो, और सभी को बोलते थे ये मैडम के पास बहुत सारे गोल्ड मेडल है और ये अच्छा करती है, ये खुद से मेडिसिन बनाती है। वो शांघवी सर मुझे करते हैं। अभी मेरे प्रिंसिपल है डॉक्टर एस प्रशांत सर, तो वो भी मुझे आप करना चाहते हैं, हमारे कॉलेज में थोड़ी फैसिलिटी इतनी है लेकिन आप करना चाहते हैं, ठीक है करवा लीजिए। हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और हर टाइम वो भी मुझे सलाह मशवरा मैं उनसे करती हूँ। अभी मेरे पास तो रोज सिर्फ और सिर्फ चैलेंजिंग केसेस आ रहे। लास्ट एक पोस्ट कोविड तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चैलेंजिंग केसेस आ रहे। सिंपल केसेस है तो मेरे पीजी स्टूडेंट ही मैनेज कर लेते हैं, मतलब संधिवाता ऐसे कुछ है। सिर्फ और सिर्फ एकदम चैलेंजिंग वाले केसेस, इनफर्टिलिटी के परसों वो बायकॉर्नियल ट्यूटर्स था, मतलब जहाँ पे प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक कंटिन्यू होना पॉसिबल ही नहीं था। हम लोगों ने भी सोचा था कि 7 मंथ्स तक ही प्रेगनेंसी करके बाद में बच्चों को इसमें कंटेनर, ग्लास कंटेनर में रख सकते हैं ऐसे, लेकिन वो 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुआ। और इतना अच्छा लगा कि मेरे क्लिनिक आके वो जिसकी डिलीवरी है उसके पापा ने और पति ने दोनों ने साष्टांग दंडवत डाल दिया। वो एक मतलब तो खुद के प्रैक्टिस के अलावा अपॉर्चुनिटी ऑल नहीं, आप लोगों को बच्चों को क्या करना है कि एमडी पंचकर्मा का कोर्स करना है 3 साल में, बहुत काम करना है, मेडिसिन खुद से प्रिपेयर करना है, वो उसके लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जाके सीखना है। और उसके बाद कम से कम 2-3 साल तक बहुत जो पढ़ा है वो काम करना है। वमन के लिए 5 बजे तक 4:30 को मेरे स्टूडेंट आते हैं, 4:30 से पेशेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं, 5:15 5:30 तक वमन प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब से लेके 11 बजे तक मेरे स्टूडेंट कंटिन्यू वो पेशेंट के पास रहते हैं। तो स्टूडेंट का डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप करना चाहते हो तो आपके पास कष्ट का ये है, इतना बहुत प्रैक्टिस मात्र चाहिए, क्योंकि वमन करते करते बुक्स में तो लिखा है कि कभी कभी ब्लड भी कॉम्प्लिकेशन मतलब निकल जाएगा, वो टाइम स्पॉट डेथ ही हो सकती है। भगवान के दया से आज तक ऐसे कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन इतने बहुत सोच के हर कदम रखना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी है इसके लिए? गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, और प्राइवेट में इतना अच्छा पंचकर्म, एक पेशेंट आपको 10 पेशेंट लेके आता है अगर आपका एक बार बैठ गया ना, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेके आता है, उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट बोल के आपको नॉर्मल केसेस प्लस कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। आयुर्वेदा और पंचकर्म जो है इसकी बहुत हिस्ट्री है, तो ये महान क्यों है? क्योंकि ये जड़ से रोग का विनाश करता है, जड़ से उखाड़ देता है। जो बोलते हैं ना आयुर्वेद से जड़ से रोग जाते हैं, वो सिर्फ आपको कषाय और टैबलेट और चूर्ण लेके नहीं जाते हैं। वहां पे पंचकर्मा करना पड़ता है। जो वात पित्त कफ जो विशिएटेड होते हैं, मतलब जो दुष्ट होते हैं और शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, रोग उत्पत्ति करते हैं, उनको जड़ से निकाल देते हैं। वो करना इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा से प्रैक्टिस और बहुत ही अच्छी सी पढ़ाई चाहिए। वो करने के बाद जड़ से जब वात पित्त कफ निकल जाते हैं और समावस्था में मतलब बैलेंस स्टेट में रहते हैं, उनका इक्विलिब्रियम और हार्मोनी जब रहता है शरीर में, तो कोई भी आदि का चांस नहीं है। और ये करने के बाद आरोग्य बहुत दिन तक पेशेंट को मिलता है। मतलब मुझे पेशेंट बोलते पंचकर्मा वो एक आपने 3-4 सेटिंग करवा दिया मैडम, 5 साल हुआ है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हर पेशेंट बोलता है 4 साल हुआ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो पेशेंट आता है, वो दूसरे पेशेंट को लेके आता है, वो पेशेंट बोल के नहीं होता है, और वो ही कन्विंस करके आता है कि पंचकर्मा से आपको आराम होगा। सही है। ये तो भारत की संस्कृति है, अभी पाश्चात्य लोग भी इसको अपना रहे हैं और फॉरेन कंट्रीज में भी इसका
आपके मेडिसिन जाते हैं, तो वो अनुभव कैसा है आपका? हाँ, मेरे पास हमेशा क्या होता है कि जो आजकल हमारे आईटी के लोग हमेशा यूएस को जाते हैं, तो हमेशा एक सासू माँ या माँ डिलीवरी के लिए उधर निकल जाती है। वो टाइम वो मेरे पास से बालन काढ़ा, मतलब पोस्ट डिलीवरी जो एक इसने जो डिलीवर्ड मदर काढ़ा है, देते तो हो। हाँ, वो जो मेडिसिन है मैं वो बना के दे देती हूँ, जड़ी बूटी दे देती हूँ। और वो मुझे मालूम है कि कौन से एयरपोर्ट से कैसे कौन से फॉर्मेट में दिया तो वो निकल जाता है, एयरपोर्ट के कस्टम्स थ्रू वो निकल जाता है। मैं गुटी के लिए बहुत सपोर्ट करती हूँ, जो हमारी संस्कृति है और जो आजकल नको बोलते हैं, ऐसे नहीं है। गुटी प्रॉपरली अगर प्रिपेयर किया, स्त्री स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क से मैं वो जो जड़ी बूटी का ये करके प्राशन करवाते हैं बच्चों को, उससे बहुत अच्छा मिलता है। स्वर्ण प्राशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बच्चों के लिए मैं वेदर देख के 2-3 सीज़न के हिसाब से देती हूँ। वहाँ पे ऑटम है, विंटर है, फॉरेन में जैसे चाहिए वैसे मैं बना के दे देती हूँ। माँ के लिए ऑयल्स बना के देती हूँ, बच्चों के लिए ऑयल्स बना के देती हूँ। उससे बहुत रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे दवाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो वो हिसाब से और उनको विश्वास है, तो ये हमारे हिसाब से ही ट्रेडिशन से ही हम लोग करवा देते। पहले घर जुड़ के रहते थे, जॉइंट फैमिली रहती थी, हमारे घर में अजी नानी दादी सब रहते थे, और अजीबाई का बटवा बोल के एक चीज थी कि उसमें से हर एक जो रूटीन आपको याद है क्या कि हमेशा बचपन में 15 दिन के बाद एक कैस्टर ऑयल एक रोटी में डाल के देते थे। हाँ। वो टाइप का होममेड पंचकर्मा विरेचन, मतलब लूज मोशन, टॉक्सिन शरीर से बाहर जाना है, इतना देते थे ना। तो एक डॉक्टर से ऐसे ही मुलाकात, गपशप लगाते हमें बहुत अच्छा लगा। आपका इतना अगाध ज्ञान, इतना गोल्ड मेडल से लेके जो आप यूनिवर्सिटी तक पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, आज इतने हज़ारों बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हो, इतने हज़ारों पेशेंट को आप अच्छी ज़िंदगी दे रहे हो। डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का दूत रहता है डॉक्टर। एक ज़िंदगी बचा के एक फैमिली बचाता है, और एक फैमिली बचा के समाज में एक अच्छे लोगों की जो नींव रखता है। ऐसे डॉक्टर को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो देखने वाले सहेलियों को कुछ दिक्कतें हैं तो मैसेज बॉक्स में ज़रूर दीजिए, उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।